सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और जैसा कि हमने इसके पिछले डिस्कशन में किया हुआ था कि इडियम्स और फ्रेजेस के कुछ हमने आपको क्वेश्चंस करवाए थे और उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को टाइम है तो करिएगा और उसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास शुरू करने से पहले देंगे, है ना। तो अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा और आप उसके आंसर्स देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा आप लोगों के आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, किसकी वजह से? उसकी मिसबिहेवियर की वजह से ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। क्या फेस करने वाला है? म्यूजिक फेस करने वाला है, फेस द म्यूजिक। अब वैसे तो अगर डायरेक्ट मीनिंग निकालोगे तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है? म्यूजिक को फेस करना है उसको, लेकिन म्यूजिक का क्या फेस करे, म्यूजिक को क्या फेस करेगा? फेस द म्यूजिक का मतलब यहाँ पर कोई नहीं है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है कि उसे डांट पड़ने वाली है। क्या पड़ने वाली है? डांट पड़ने वाली है, उसे फटकार लगने वाली है। क्या लगने वाली है? फटकार लगने वाली है उसकी, है ना। उसको डांट पड़ने वाली है। क्या पड़ने वाली है? डांट पड़ने वाली है। क्या पड़ने वाली है? डांट पड़ने वाली है, या उसकी भर्त्सना होने वाली है। क्या होने वाली है? भर्त्सना होने वाली है। ज्यादा हिंदी हो गई, चलो कोई बात नहीं, हिंदी वर्ड भी सीखने चाहिए। हिंदुस्तान में रहकर हिंदी तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए ना। इंग्लिश भी सीखो, हिंदी भी सीखो, लैंग्वेज है, इसमें क्या है, दोनों पे कमांड होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो फटकार या डांट या भर्त्सना, तो क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फटकार, डांट या भर्त्सना। क्या होता है? फटकार, डांट या भर्त्सना, है ना। तो अब गेट फिनिश्ड, फिनिश हो जाना नहीं। फील सॉरी, सॉरी फील करना। लिसन टू द म्यूजिक, म्यूजिक सुनना नहीं। ये तो आप वैसे भी कट कर सकते थे कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। फेस द म्यूजिक और लिसन टू द म्यूजिक नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो गेट रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंडेड का मतलब भी यही होता है, डांट पड़ना, फटकार लगाना, भर्त्सना करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गेट रिप्रीमेंडेड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गेट रिप्रीमेंडेड। डांट पड़ना, तो उसके मिसबिहेवियर की वजह से उसको क्या पड़ी? डांट पड़ी। उसके मिसबिहेवियर की वजह से उसको क्या पड़ी? डांट पड़ी। क्लियर हो गई ये बात? ओके, आगे देखिएगा। बाई अपोजिंग हिज प्रपोजल, उसका प्रपोजल अपोज करके, ही फेल फाउल ऑफ। बाई अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फाउल ऑफ, ही फेल फाउल ऑफ। तो फेल फाउल ऑफ का मतलब क्या है? गलत दिशा में चले जाना। किधर चले जाना? गलत दिशा में चले जाना। तो क्वेरल विद, लड़ना। एग्रीड विद, सहमत होना। फेल एनॉयड, नाराज महसूस करना नहीं। फेल फाउल ऑफ, गलत दिशा में चले जाना, मुश्किलों में पड़ जाना। किस में पड़ जाना? मुश्किलों में पड़ जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेट इनटू ट्रबल विद। क्या हो जाना? मुश्किलों में पड़ जाना, परेशानी में आ जाना, मुसीबत में आ जाना। क्या हो जाएगा? परेशानी में आना, मुसीबत में आना। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? ओके, तो होपफुली अब आपको इनके आंसर समझ भी आ गए होंगे। आप लोगों ने मैच कर लिए होंगे, मैच कर लिए आंसर्स। ओके, तो समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे करते हैं। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। चलिए, होपफुली आप लोगों ने आंसर मैच कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने किए थे तो मैच कर लिए होंगे, नहीं तो फिर देख ही लेंगे आप। मैच क्या करेंगे अगर आपने नहीं किया होगा, है ना। क्वेश्चन आंसर करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। अगर सीखना चाहते हैं सच में, तो टाइम पास कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, देखिए निकलिए, है ना। केवल देखने से चीजें नहीं आती हैं, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सीखने के लिए थोड़ा सा हाथ को यूज करना पड़ता है ना। कलम रगड़नी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कलम रगड़नी पड़ती है। चलिए तो और हम कुछ आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही आपको कराए जा रहे हैं। ये सारे जो इडियम्स हैं मोस्टली आए हुए इडियम्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है कि ये इडियम्स पूछे जाते हैं, हमेशा कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। देखिएगा आगे, नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या करेंगे? रीड बिटवीन द लाइन्स। ये आपका एक ईडियम दिया गया है। क्या दिया गया है? ईडियम दिया गया है। देखिए ईडियम, इसका यूज क्या है? अगर आप पैसेज सॉल्व करना चाहते हैं, क्या सॉल्व करना चाहते हैं? पैसेज सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको रीड बिटवीन द लाइन्स पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
तो आपको बोला जाता है कि रीड बिटवीन द लाइंस। अगर आप पैसेज को समझना चाहते हैं तो क्या बोला जाता है आपको, रीड बिटवीन द लाइंस। क्या मतलब है इसका रीड बिटवीन द लाइंस? मतलब है क्या ऐसा हो सकता है, अगर आप इसका शाब्दिक मीनिंग निकालोगे, ये लाइन है, ये लाइन है, इसके बीच में थोड़ी पढ़ सकते हैं जब यहाँ कोई लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, इसके बीच में कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ, तो रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे कैसे? लाइंस के बीच में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है आपको भावार्थ समझना है। क्या समझना है? भावार्थ समझना है। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है? भावार्थ समझना है कि पैसेज में जो लिखा गया है, जो वर्ड्स हैं, उसके अलावा उसका और क्या मीनिंग हो सकता है, उसके अलावा उसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जो सेंटेंस बोला जाता है उसके और भी कई मीनिंग्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? और भी कई मीनिंग्स या एक्स्ट्रा मीनिंग्स निकलते हैं, तो वो आपको समझना है। उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे रीड बिटवीन द लाइंस। क्या हो जाएगा? रीड बिटवीन द लाइंस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट सेड। भावार्थ कैसे निकलता है? भावार्थ का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब हो गया भावार्थ का मतलब? टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, to try to understand what is not said, what is not said, to try to understand what is not said। read between the lines का मतलब क्या है? to try to understand what is not said, वो समझने की कोशिश करना जो नहीं लिखा गया है। तो देखिए यूज क्या कर सकते हैं इसका, हम क्या कर सकते हैं यूज? frequently it is necessary to read between the lines। frequently it is necessary to read between the lines, frequently it is necessary to read between the lines to understand whole passage। frequently it is necessary to read between the lines to understand whole passage। तो पूरे पैसेज को समझने के लिए, पूरा पैसेज तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन उसका आपको भावार्थ भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? भावार्थ भी पता होना चाहिए, है ना। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट सेड। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ओके। तो रीड बिटवीन द लाइंस, आज के बाद आप लोग जो भी पढ़ेंगे पैसेज इंग्लिश में, जो भी पढ़ेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे? रीड बिटवीन द लाइंस। आगे देखिएगा। हाँ, होमवर्क तो पहले बता दें आप लोगों को। होमवर्क क्या है आपका? आप अपने मन से एक इसका सेंटेंस यूज करके बताइएगा। क्या बताइएगा? एक सेंटेंस आप अपने मन से यूज करके बताइएगा। लिखिए, तब तक हम बोर्ड क्लीन कर रहे हैं, तब तक आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम का यूटिलाइज करिए। हम जब तक इधर बोर्ड क्लीन करेंगे तब तक आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक सेंटेंस लिखने के लिए जगह छोड़ भी दीजिएगा, ताकि आगे जब भी कुछ पढ़ें आप तो वहां पर आप ऐड कर सके अपना सेंटेंस। ठीक है, होपफुली हमारा बोर्ड क्लीन हो गया और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, दिखाइएगा आप लोग। ओके, अगला देखिएगा। अ डार्क हॉर्स। क्या? अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब छुपा रुस्तम। क्या बोलते हैं? हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी फैमिली में क्या होता है? डार्क हॉर्स होता है। क्या होता है? डार्क हॉर्स होता है। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बहुत कुछ ना पता हो। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके बारे में बहुत कुछ ना पता हो, जिसके बारे में बहुत कुछ क्या ना हो? जानकारी ना हो। नॉट नो मच अबाउट समवन, नॉट नो much about someone, not know much about someone, है ना। जिस किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, उसका क्या करता है, कैसे रहता है,
उसका टारगेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जिसको जानकारी ना हो तो उसको क्या कहते हैं हम, आ डार्क हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आ डार्क हॉर्स कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू, आपको पता ही है हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति ले आते हैं जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं पाते हैं। जैसे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था तो किसी को पता ही नहीं था प्रेसिडेंट कौन बनाएगा, कौन बनेगा, किसको रिकमेंड किया जाएगा, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसको रिकमेंड करेगी, अपोजिट पार्टीज किसको रिकमेंड करेंगी, है ना। अचानक द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आता है। किसका नाम आता है, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आता है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू क्या हो जाएंगी, डार्क हॉर्स हो जाएंगी। किस चीज के लिए, द्रौपदी मुर्मू वॉज a dark horse. द्रौपदी मुर्मू is presidential elections candidature. Draupadi Murmu was a dark horse for president election. Draupadi Murmu's name was a dark horse for president election candidature. है ना। तो द्रौपदी मुर्मू का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेचर था वो क्या था, एक डार्क हॉर्स था। किसी को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी या रूलिंग पार्टी जब हम कहते हैं तो मेनली उसमें प्रधानमंत्री जी की बात होती है, क्योंकि उनके इशारों पर ही, उनके ही अकॉर्डिंग पूरी पार्टी वर्क करती है। तो इसलिए अ डार्क हॉर्स का मतलब नॉट नो मच अबाउट समवन। द्रौपदी मुर्मू को उसके पहले कोई जानता ही नहीं था जब उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था, है ना। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है आप अपनी तरफ से एक सेंटेंस ऐसा यूज करिएगा। चलिए तुरंत बनाकर दिखाइएगा, एक तो तुरंत बनाकर दिखाइएगा और एक लाइन छोड़ देना, आगे कभी भी फ्यूचर में कोई सेंटेंस आपको मिले। तब तक हम इस पेज को क्लीन कर लेते हैं। क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ आ गया। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम। हम लोग क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम। कोई व्यक्ति ऐसा जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था कि वो कौन है, क्या है, और अचानक सबको कुछ पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स कहते हैं। क्या है, डार्क हॉर्स कहते हैं। कैंडिडेचर फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मूज प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंडिडेचर वाज अ डार्क हॉर्स फॉर द कंट्री। आगे देखिएगा, टू रन अक्रॉस। क्या है, टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस। क्या है सेंटेंस, टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है, टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट और गेट। टू मीट किसी को मिलना और गेट प्राप्त होना। क्या होना, प्राप्त होना। टू रन अक्रॉस किसी को मिलना या प्राप्त होना। आई रन अक्रॉस, I ran across some old friends. I ran across some my old friends at the mall। क्या, at the mall। मॉल में मुझे अचानक कुछ मेरे, टू रन अक्रॉस अचानक मिलना। क्या करना, अचानक मिलना। मैं मॉल में घूमने गया हुआ था, वहां मेरे अचानक मुझे कुछ क्या मिले, पुराने दोस्त मिल गए। तो टू रन अक्रॉस मतलब टू मीट और गेट। आई रैन अक्रॉस सम माई ओल्ड फ्रेंड्स एट द मॉल। मॉल में हमें कुछ हमारे ओल्ड फ्रेंड्स मिले। मॉल में हमें क्या, कुछ हमारे ओल्ड फ्रेंड्स मिले। तो अब आपका होमवर्क कंटिन्यू रखना है। एक और सेंटेंस आप बनाइएगा। यहाँ पर हमने ये सेंटेंस बना के दे दिया और एक सेंटेंस आप लोगों को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रेड लेटर डे। क्या, रेड लेटर डे। रेड
लेटर डे। कैसा दिन? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट डे। क्या होगा? एन इम्पॉर्टेंट डे। एन इम्पॉर्टेंट डे। क्या होगा? एन इम्पॉर्टेंट डे। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम? क्या करेंगे? यूज कैसे करेंगे? 26 जनवरी 26 जनवरी इज a रेड लेटर डे। इज a रेड लेटर डे। इज a रेड लेटर डे। 26 जनवरी इज a रेड लेटर डे। 26 जनवरी इज a रेड लेटर डे फॉर our country। for our country India। 26 जनवरी इज a रेड लेटर डे फॉर our country India। 26 जनवरी हमारे देश के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण दिन है। अब आपका होमवर्क है, क्या है? आपके लाइफ में आपका बर्थडे, आपके जानने और चाहने या इंपॉर्टेंट किसी व्यक्ति का बर्थडे या कुछ और जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डे है, उसको आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप कम से कम 2-3 सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। रेड लेटर डे, आवर बर्थडे इज a red letter day for my parents। our birthday is a red letter day। my birthday is a red letter day for my parents। है ना? तो आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट हो, जिसका बर्थडे इंपॉर्टेंट हो, उसका सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। दिस इज योर चांस। है ना? ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। किसका? किसी का भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे हमने लिखा ना, 26 जनवरी इज अ रेड लेटर डे फॉर आवर कंट्री इंडिया। 26 जनवरी हमारे भारत देश के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट हो, यही इंपॉर्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो लाइफ में आपके सबसे, उसके लिए भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। हाँ, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया? एन इम्पॉर्टेंट डे। आगे देखिए, एट आ स्नेल्स पेस। स्नेल्स पेस मतलब बहुत धीमी गति। कैसी गति? बहुत धीमी गति। बहुत धीमी गति। एट आ स्नेल्स पेस का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत धीमी गति। वेरी स्लोली। कैसे? वेरी स्लोली। क्या हो जाएगा? वेरी स्लोली। एट आ स्नेल्स पेस मतलब क्या हो जाएगा? बहुत धीमी गति। कैसी गति? बहुत धीमी गति। एट आ स्नेल्स पेस, बहुत धीमी गति। तो यूज क्या हो जाएगा इसका? ही इज वर्किंग। ही इज वर्किंग। क्या? ही इज वर्किंग एट आ स्नेल्स पेस। एट आ स्नेल्स पेस। ही इज वर्किंग एट आ स्नेल्स पेस। वो उसका काम करने का तरीका बहुत धीमा है। उसके काम करने की गति क्या है? बहुत धीमी है। तो क्या हो जाएगा? एट आ स्नेल्स पेस। है ना? अगला देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। एक और सेंटेंस आपको क्या करना है? बना के दिखाना है। इसके लिए क्या करना है? एक सेंटेंस आपको बना के दिखाना है। आगे लिखिएगा, लीप्स एंड बाउंड्स। कैसे? लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स।
एट अ स्नेल्स पेस का अपोजिट हो जाएगा, ये वेरी स्लोली था तो ये क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से। कैसे, लीप्स एंड बाउंड्स का क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। इसका यूज बताइएगा आप लोग, बताइए। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग India is progressing by leaps and bounds। क्या, by leaps लीप्स एंड बाउंड्स वेरी फास्ट। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है, वेरी फास्ट। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भारत दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। कैसे तरक्की कर रहा है, भारत दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग लीप्स एंड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब आपका होमवर्क है, एक और ऐसा सेंटेंस आप यूज करके दिखाएं लीप्स एंड बाउंड्स का। क्लियर हो गया। एट अ स्नेल्स पेस, बहुत धीमा, बहुत धीमी गति, वेरी स्लोली। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। कैसे, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। और ये क्या था, वेरी स्लोली। ही इज वर्किंग एट अ स्नेल्स पेस। कैसे, एट अ स्नेल्स पेस। यहां पर आप लिख सकते हैं पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग एट अ स्नेल्स पेस। चलो कर दो, यहाँ पे कर दो, ठीक है। पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग एट अ स्नेल्स पेस। और इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जस्ट अपोजिट। कैसे, जस्ट अपोजिट। अब समझ आ गया आप लोगों को। पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग एट अ स्नेल्स पेस, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्लियर हो गया ये, ओके। आगे देखिएगा। देखिएगा, द प्रॉज एंड कॉन्स। क्या, द प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज और कॉन्स क्या होते हैं, बहुत बार यूज होता है, आप लोग देखते होंगे। जब भी हम कोई बात करते हैं तो अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, आपको इसके प्रॉज और कॉन्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्रॉज और कॉन्स पता होना चाहिए। मतलब प्रॉज और कॉन्स का मतलब क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रॉज और कॉन्स का क्या हो जाएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या हो जाएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या हो जाएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लियर हो गया, ओके। द प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब क्या होगा, ईडियम्स का मतलब क्या होगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किसी चीज का लाभ क्या है और उस चीज का हानि क्या है, किसी चीज का लाभ क्या है और उसका हानि क्या है। तो यूज क्या हो जाएगा इसका, बताइए। एवरीवन, क्या हो जाएगा, एवरीवन मस्ट नो, एवरीवन मस्ट नो, एवरीवन मस्ट नो द प्रॉज एंड कॉन्स, the pros and cons। everyone must know the pros and cons of social science, of social sites, social sites।
एवरीवन मस्ट नो, सभी को जानना चाहिए क्या, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल साइट्स, सोशल साइट्स के क्या क्या लाभ और हानि है। बहुत सारे लाभ भी हैं सोशल साइट्स के और बहुत सारे नुकसान भी हैं। लाभ तो बहुत कम लोग ही ले पाते हैं, ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है सोशल साइट्स में, है ना। जो कोई वर्क कर रहा है, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है जिसे लोगों तक एक्सेस करनी है, उसके लिए सोशल साइट्स ठीक है। अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो आपके लिए सोशल साइट्स जरूरी। अगर आप एक घर में एक रूम में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, मेनली स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको अगर जो चीज़ एक्सेस करनी है तो लोगों से कनेक्ट होने की जगह आप लोगों को सर्च करके उनकी चीज़ों को देख कर, है ना, यूज कर सकते हैं। लेकिन मिसयूज ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? मिसयूज ज़्यादा होता है। एक बार अगर आप फेसबुक खोलकर बैठते हैं या एक बार व्हाट्सएप पे जवाब देना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता है, एक से बात कर रहे होते दूसरे का मैसेज आता है उसको भी जवाब देने लगते हैं। हाँ, गलत नहीं, सही सेंस में होता है ना। कई बार नेट ऑन होता है और फिर नेट ऑन है और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो सामने वाला नाराज भी होता है कि देख लिया, लेकिन उसे नहीं पता कि कुछ जरूरी आप काम कर रहे हैं। तो ये भी मिसयूज होता है ना। ये भी डिस्ट्रैक्शन भी होता है। क्या होता है? सोशल साइट्स बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है ना। तो एवरीवन मस्ट नो द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सोशल साइट्स। क्या होता है? एवरीवन मस्ट नो द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द सोशल साइट्स। तो प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब क्या हो गया? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आगे बताइएगा, नेक्स्ट करते हैं। विद इन अ स्टोन्स थ्रो। क्या है? नेक्स्ट क्या है? विद इन अ स्टोन्स थ्रो। विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? थोड़ी ही दूर पर। कितनी दूर पर? थोड़ी ही दूर पर। थोड़ी ही दूर पर। थोड़ी ही दूर पर, है ना। कितनी दूर? थोड़ी ही दूर पर। जैसे आप बोलते हैं कि आप किसी से बारे में बात कर रहे हैं कि उसका घर तो हमसे थोड़ी ही दूर पर है, तो मतलब कितनी दूर है? विद इन अ स्टोन्स थ्रो, इतनी दूर। जैसे जहां पर पत्थर फेंक के बता दो, है ना। तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ी ही दूर पर। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा इसका मतलब? वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही थोड़ी दूर पर। कितनी दूर पर? बहुत ही। विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होगा थोड़ी ही दूर पर, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अब इसका यूज कैसे करेंगे? क्या करेंगे? यूज कैसे करेंगे इसका बताइए। माई हाउस इज, माई हाउस इज, माई हाउस इज, माई हाउस इज विद इन अ, माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम कोचिंग। माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम कोचिंग। यहां कोचिंग से हमारा घर थोड़ी ही दूर पर है। कितनी दूर पर है? थोड़ी ही दूर पर। तो अगर हम ये बताना चाहते हैं, ईडियम में किसी को फ्रेज में बताना चाहते हैं मेरा घर यहां से कोचिंग से थोड़ी ही दूरी पर है, तो हम क्या कहते हैं? विद इन अ स्टोन्स थ्रो। हमारा घर यहाँ से कितनी दूर है? माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम कोचिंग। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ आ गई? मेरा घर कोचिंग से कितनी दूर है? स्टोन्स थ्रो पर है ना। कितनी दूर पर है? स्टोन्स थ्रो पर है। और देखिएगा, बैड ब्लड। अगला क्या लिखेंगे? पहले इसको रफ कर दें। अच्छा, आप लोगों को होमवर्क तो बताया नहीं। जब तक बताया ना जाए आप लोगों को, जब तक जामवंत बताए ना हनुमान को कि तुम्हारे अंदर बहुत पावर है ना, तो आप लोग हनुमान हैं और हमारा काम क्या है? जामवंत हैं। हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि आपके अंदर पावर तो बहुत है, लेकिन आप क्या नहीं कर रहे? यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो यूटिलाइज करिएगा, दिखाइएगा हनुमान वाली ताकत आप लोग, और यहाँ पर क्या करिएगा?
सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा, समझे। और यहाँ पर भी आपको क्या करना था, अच्छा ये हमने बताया हुआ था, ये होमवर्क दिया हुआ था। ये लाइन का मतलब यही है कि हमने आपको बताया हुआ था कि आपको एक एक लाइन एक एक सेंटेंस बनाकर लिखना है। तो ऐसा कोई सेंटेंस बनाइए जिसमें आप ये एक्सप्लेन कर सकें विद इन जैसे हमने बताया कि हमारा घर कोचिंग से थोड़ी ही दूर पर है, आप भी कोई ऐसा सेंटेंस बता दीजिए। आप भी कोई उसके बगल में है, उससे थोड़ी दूर पर है, ऐसा कोई सेंटेंस लिख दीजिएगा। हाँ, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में ही है उसका घर। यही तो है विद इन अ स्टोन्स थ्रो। कितनी दूर है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। हाँ, इंग्लिश में बताना है तो आप ऐसे लिखेंगे विद इन अ स्टोन्स थ्रो। गाने में बताना है तो क्या कहें, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में ही है उसका घर। हाँ, खो मत जाना रास्ते में, यही रहना, इंग्लिश ग्रामर में ही रहना। आप लोग खो बहुत जल्दी जाते हो ना। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए बैड ब्लड। क्या लिखा हमने, बैड ब्लड। कैसा ब्लड, बैड ब्लड। इसका मतलब क्या समझ आएगा आपको, बैड ब्लड मतलब खराब खून नहीं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कैसी डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। या हैट्रेड कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, हैट्रेड। आप किसी से घृणा करते हैं, क्या करते हैं, घृणा करते हैं, क्या करते हैं, बैड ब्लड। क्या कहते हैं हम, बैड ब्लड। देयर इज, यूज बताइएगा, देयर इज नो बैड ब्लड, देयर इज नो बैड ब्लड, देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन अस। क्या, देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन अस, देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन अस। तो अब आप लोगों का काम शुरू होता है यहां से कि आपको इसका क्या करना है, होमवर्क करना है। क्या करना है, होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या करना है, केवल एक सेंटेंस करना है। क्या करना है, केवल, और सर कैसे है, केवल एक सेंटेंस करना है आपको। क्या करना है, देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन अस। तो इसमें से आपको केवल एक सेंटेंस करना है, ठीक है, ओके। आगे देखिएगा, तो ये हमने इडियम्स और फ्रेजेस करे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। कहाँ बताने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, दोज हु स्टार्ट्स, दोज हु स्टार्ट्स, दोज हु वर्क्स, those who work by fits and start, by fits and start, ये फ्रेज है। क्या है, दोज हु वर्क बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट क्या है, दोज हु वर्क बाई फिट्स एंड स्टार्ट seldom show good results, seldom show good results. Those who work by fits and start seldom show good results. Those who work by fits and start seldom show good results. ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रेयरली। क्या है ऑप्शन, रेयरली। दूसरा ऑप्शन है डिसइंटरेस्टेडली, डिसइंटरेस्टेडली। थर्ड ऑप्शन है डिसइंटरेस्टेडली। थर्ड ऑप्शन है इररेगुलरली, इररेगुलरली। और फोर्थ ऑप्शन है रेगुलरली। क्या है, रेगुलरली। तो ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन है, दोज हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये बाय फिट्स एंड स्टार्ट ये क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट जो है ये
ईडियम है, इसका यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट, हिज statement is out and out, his statement is out and out, his statement is out and out a lie, his statement is out and out, आउट एंड आउट जो है ये फ्रेज यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है टोटली, क्या है? टोटली। दूसरा ऑप्शन है सिंपली, क्या है? सिंपली। थर्ड ऑप्शन है मेयरली, मेयरली मतलब केवल। और फोर्थ ऑप्शन है स्लाइटली, क्या है? स्लाइटली। फोर्थ ऑप्शन क्या है? स्लाइटली। तो क्वेश्चन था दोज हु वर्क, फ्रेज इसमें यूज किया गया बाई फिट्स एंड स्टार्ट, सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स। उसके बाद है पहला, उसका ऑप्शन है फर्स्ट रेयरली, डिसइंटरेस्टेडली, तीसरा ऑप्शन है इरेगुलरली, फोर्थ ऑप्शन है रेगुलरली। इसमें से आपको आंसर चूज करना है। क्वेश्चन दूसरा आपको दिया जा रहा है, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं सीपीओ के, किसके? सीपीओ के आए हुए क्वेश्चंस हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट, आउट एंड आउट एक ये फ्रेज है, अलाए। इसके ऑप्शंस हैं टोटली, क्या है? टोटली, अरे ये ओ बना हुआ है, क्या है? टोटली। दूसरा ऑप्शन है सिंपली, तीसरा ऑप्शन है मेयरली, और फोर्थ ऑप्शन है क्या? स्लाइटली। क्या है फोर्थ ऑप्शन? स्लाइटली। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? ओके। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट सेशन में इडियम्स और फ्रेजेस का सेशन होगा जब, तब आपको ये क्वेश्चंस के क्या बताए जाएंगे? आंसर्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, खाते पीते रहो, मस्त रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। बाकी दुनिया से कोई मतलब की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी चीज़ें बताई गई हैं आपको उनको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, नोट्स बनाना है। देखिए, एक बार थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। अगर आप एक बार टाइम ठीक से दे देंगे तो आगे की समस्याएं फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, है ना? अगर आप टाइम देंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैनल पे कमेंट कीजिएगा, आपको क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन अपने रेज करिएगा और आपको आंसर उसका दिया जाएगा। और कनेक्ट रहिएगा। क्या रहिएगा? कनेक्टिविटी के लिए क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कनेक्ट रहना है। ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।